नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ आप और आप सबके ही प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सबका इतना सारा प्यार और सपोर्ट आपके कमेंट के माध्यम से देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। साथ ही साथ मुझे बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलता है। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और बढ़ती हूँ आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनने के बाद ऐसी जगहों पर जाने से पहले शायद आप भी 2 बार पहले सोचेंगे। कि कहानी है प्रतीक की। प्रतीक जो कि एक मेंटल डॉक्टर था। आम भाषा में हम इसे पागलों का डॉक्टर भी कहते हैं। प्रतीक एक जगह पर जाने की जिद कर रहा था। प्रतीक ने उस जगह पर अपना ट्रांसफ़र मांगने के लिए अपने सीनियर सारे डॉक्टर्स को काफ़ी बार कहा था, लेकिन वो सब उसे बार बार रोक रहे थे, समझा रहे थे। ये ऐसी कौन सी जगह थी जिस पर वहाँ जाने के नाम पर ही वो सारे डॉक्टर्स प्रतीक को मना कर रहे थे। वो ऐसा कौन सा हॉस्पिटल था जहाँ वो नहीं चाहते थे कि प्रतीक जाए। इसके पीछे भी एक छोटी सी वजह थी। वो वजह मैं आपको अभी बताती हूँ। वो वजह ये थी कि वो एक सालों पुराना पागलखाना था। वो जगह तब से था जब से राजा महाराजा हुआ करते थे। पहले के ज़माने में, जैसा कि हमें भी पता है, लोग ऐसे लोगों को कई सारी अलग अलग चीज़ों से जोड़कर देखा करते थे। पहले के ज़माने में अगर लोग पागल हो जाया करते थे या ऐसी कोई हरकतें किया करते थे तो ज़्यादातर सारे लोग उन्हें इसी नज़र से देखा करते थे कि उनके साथ कोई ऊपरी हवा लग चुकी है, जिसके वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जिस वक्त उनके इलाज के लिए लोग ऐसी ताकतों का इस्तेमाल किया करते थे, मतलब काला जादू, तंत्र मंत्र, इन सारी चीज़ों का। और धीरे धीरे करते करते वो जगह एक ऐसी जगह में बदल गई जिसको सालों तक बंद करके रखना पड़ा। लेकिन नए ज़माने के आने के साथ साथ उस जगह को पूरी तरह से रेनोवेट करके फिर वापस से पागल खाना बना दिया गया और उस जगह को फिर से नए डॉक्टरों के साथ नई जोश, नई दवाइयाँ, नए डॉक्टर, नए इलाज सबके साथ शुरू किया गया। लेकिन धीरे धीरे उस जगह में ऐसा कुछ होने लगा जिससे कि लोग छोड़ छोड़ कर वहाँ से अपनी नौकरियाँ भागने लगे। महीनों तक तो लोग अपनी नौकरियां छोड़कर वहां से भाग जाया करते थे और कई बार लोगों ने वहां से ट्रांसफ़र की डिमांड भी की, लेकिन ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं था। शुरू शुरू में जिन लोगों ने सबसे पहले ट्रांसफ़र की डिमांड की, उनकी ये डिमांड पूरी कर दी गई। लेकिन अगर धीरे धीरे सारा स्टाफ ही ट्रांसफ़र की डिमांड करने लगे तो उस जगह को चला पाना कैसे संभव है, ये बात आप भी जानते हैं। इसके वजह से सरकार ने ये डिमांड पूरी तरह से खारिज कर दी। कुछ लोगों को लालच भी दिया गया कि आप वहाँ पर काम कीजिए और सरकार की नज़र में ये चीज़ें लाने के लिए आप वहाँ के रोज़ की रिपोर्ट्स तैयार किया कीजिए, जिसे आप हम तक पहुँचाएंगे और हमें पता चलेगा कि वहाँ ऐसी क्या परेशानी है के वजह से आप सब वो जगह छोड़कर भागना चाहते हैं। लोग इन चीज़ों को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मानते नहीं हैं। ऐसा ही कुछ वहाँ भी हो रहा था। वो लोग वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन पैसे का लालच ऐसा होता है कि हर किसी की नीयत एक ना एक बार डगमगा तो ज़रूर जाती है।
ऐसा ही वहाँ के स्टाफ्स के साथ भी होने लगा। वो लोग भी इस लालच में पड़ चुके थे। उन्होंने हिम्मत करके ये तय किया कि वो वहीं पर रुकेंगे और सरकार के कहे मुताबिक वो उस रिपोर्ट को तैयार करेंगे। उस वक्त वहाँ पर जितने डॉक्टर्स, जो भी हेल्पर्स और बाकी के स्टाफ थे, सबको ये काम दिया गया और सबको इतनी बड़ी रकम देने का वादा किया गया कि उस रकम के वजह से सारे लोगों के दिमाग में वहाँ रुकने का ख्याल आया। लेकिन ये ख्याल भी ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद धीरे धीरे जो लोग वहाँ पर रुके हुए थे उनकी अजीब तरीके से मृत्यु होने लगी। कई बार उनकी बॉडी ऐसी हालत में मिला करती थी जैसे उन पर कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है। कई बार उनके सर खुले मिलते और कई बार उनके जिस्म के अलग अलग अंग जो कि उनके लाश के पास बिखरे हुए मिला करते थे। इतने खतरनाक और बुरे तरीके से कोई ऑपरेशन कैसे कर सकता था, वो भी डॉक्टर्स। अब सारे लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे कि उस जगह पर ना के बराबर स्टाफ ही रह चुका था। ऐसे में प्रतीक ने आगे बढ़कर उस जगह ट्रांसफ़र की डिमांड की। प्रतीक को सारी बातें बताई गई, फिर भी प्रतीक उस ट्रांसफ़र के लिए अभी भी अड़ा हुआ था। उसे उसी जगह पर जाना था। लेकिन प्रतीक उस जगह पर सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो उन मरीजों की मदद करना चाहता था। प्रतीक एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी था डॉक्टर होने के साथ साथ। के वजह से प्रतीक वहाँ पर जाकर वहाँ की सारी सुनी हुई कहानियों को उसमें से सच ढूंढना चाहता था। प्रतीक इससे पहले भी कई ऐसी जगहों पर जाकर उन जगहों पर रहने वाले लोगों की मदद कर चुका था। इस वजह से प्रतीक को अपने ऊपर काफ़ी भरोसा था कि प्रतीक ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम जैसी चीज़ों से पहले भी मिल चुके हैं वही चीज़ आगे भी हमारी ज़िंदगी में आए, और प्रतीक के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही होने वाला था। प्रतीक के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया और प्रतीक को वहाँ ट्रांसफ़र देने से पहले एक हिदायत भी दी गई। देखो प्रतीक, हम तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ तुम्हारे कहने पर कर तो रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि तुम वापस से वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवाने की रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करोगे, और हम इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी रकम दे रहे हैं। इसके अलावा तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ जाकर एक डायरी, एक जनरल मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें तुम रोज में जो भी घटनाएं घटती हैं उन सारी घटनाओं का लेखा जोखा रखना पड़ेगा। उसमें सारी चीज़ें इस तरह से लिखनी पड़ेंगी जिसको पढ़कर बाद में हमारी मदद हो पाए कि आखिरकार उस जगह में ऐसा क्या है जिसके वजह से इतनी अजीब तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं और लोग वहाँ रहना नहीं चाहते। वहाँ रखे जाने वाले सारे पागल भी ठीक होने के बजाय धीरे धीरे एक अजीब सी दर्दनाक मौत मर जाते हैं। वो पूरी तरह से इस चीज़ के लिए तैयार था। प्रतीक ने तुरंत हामी भरी। प्रतीक तो वैसे भी उसी जगह पर जाना चाहता था। प्रतीक ने तुरंत हामी भरी और इतने बड़े अमाउंट के साथ वहाँ पर जाना प्रतीक के लिए तो ये डबल खुशी की बात हो गई थी। प्रतीक ने अब उन लोगों से ये कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो ज़रूर, लेकिन मैं वहाँ अपने द्वारा चुने गई एक पूरी टीम लेकर जाऊँगा और उस टीम को हर तरह से चुनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। जो हालात वहाँ के पागल खाने के थे, किसी भी बात के लिए ना करना उन लोगों के बस में तो था ही नहीं। उन लोगों ने तुरंत प्रतीक को सारी बातों की इजाज़त दे दी और अगले महीने प्रतीक को वहाँ जाना था। इस एक महीने के दौरान प्रतीक ने अपने टीम के सारे लोगों को इकट्ठा किया। प्रतीक ने 10 लोगों की टीम बनाई जो कि डॉक्टर्स होने के साथ साथ
काफ़ी हिम्मती भी थे और जिनको इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ज्ञान भी था। प्रतीक अब पूरे 10 लोगों की टीम लेकर वहाँ अगले महीने पहुँच गया और उसने वहाँ उस हॉस्पिटल में ज्वाइन भी कर लिया। 2-3 दिनों तक तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन 2-3 दिन बीत जाने के बाद प्रतीक को अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी। प्रतीक ने धीरे धीरे उस पूरे हॉस्पिटल का जायजा लेना शुरू किया। उस पूरे हॉस्पिटल को एक बार में घूम पाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो जगह बहुत बड़ी थी। और उस जगह पर प्रतीक ने धीरे धीरे जब घूमना शुरू किया, तब प्रतीक को ये पता चला कि जहाँ जिस तरफ सबसे ज़्यादा खतरनाक किस्म के पागल रखे जाते हैं, वहाँ उस जगह के अलावा थोड़े और अंदर गहराई में जाने पर 8 कोठरियाँ हैं। ऐसी कोठरी जो कि सालों से बंद है। वो जगह ऐसी खतरनाक जगह थी जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचा करती थी। और पुराने स्टाफ में से एक स्टाफ ने प्रतीक को बताया कि इस जगह पर हमने लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम करवाने की भी कोशिश की थी। अंदर तो कोई कभी जा ही नहीं पाया, क्योंकि अंदर जाने की कोशिश में 2-3 लोगों की तबीयत इस तरह से खराब हुई कि उन लोगों ने अंदर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। हमने इस जगह के बाहर रोशनी का इंतज़ाम भी करवाया, लेकिन वो भी बल्ब, लाइट, जो भी चीज़ें होती थीं वो कभी जल ही नहीं पाती थीं। और वो जलती भी तब थीं जब कोई यहाँ ना हो या हमें उसकी ज़रूरत ना हो। ऐसा कैसे होता था हमें बिल्कुल नहीं पता। प्रतीक पैरानॉर्मल चीज़ों से काफ़ी वाकिफ़ था। इसके वजह से प्रतीक को ये सारी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। प्रतीक ने ये कहा, ठीक है, और उसने अपने द्वारा लाए गए 10 स्टाफ का नाम लिया और कहा, तुम तुरंत जाकर उन्हें बुलाकर लेकर आओ। और उस पियोन ने या फिर वो जो भी स्टाफ था उसने यही किया। वो भागकर उन सारे लोगों के पास पहुंचा और उन्हें तुरंत कहा कि प्रतीक आपको बुला रहे हैं। वो सब तुरंत प्रतीक के पास पहुंच गए। प्रतीक अभी उन 8 कोठरियों के काफ़ी दूर खड़ा था और फिर प्रतीक वहाँ पर खड़ा होकर उनका इंतज़ार कर रहा था। वो सब वहाँ पर जैसे ही आए, प्रतीक ने तुरंत सबको सारी बातें बता दी और कहा, हमें अभी तुरंत इन कोठरियों के अंदर जाने की कोशिश करना है। किसी ने भी ना नहीं कहा, क्योंकि वो सब यहाँ आने से पहले ही इन सारी चीज़ों के लिए कुछ हद तक मेंटली प्रिपेयर थे, जो कि प्रतीक ने ही किया था। और अब जब वो वहाँ पहुँच चुके थे, सारे लोगों ने उन कोठरियों में जाने की कोशिश शुरू कर दी। वो स्टाफ जो कि वहाँ पर खड़ा होकर पहले प्रतीक को सारी बातें बता रहा था, वो तुरंत वहाँ से और दूर हटकर खड़ा हो गया। पहले तो उसने कोशिश की कि वो प्रतीक को और उसके टीम को समझाकर रोक सके, लेकिन जब उसने देखा कोई फायदा नहीं है, तब वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने ही धीरे धीरे वो सारे लोग उन कोठरियों के अंदर बढ़ने लगे। जैसे ही वो पहली मतलब 8वीं कोठरी के अंदर घुसे, वहाँ सबको अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगीं और उन्हें ये लग रहा था जैसे उन पर कोई दबाव सा बन रहा है, जो कि उन्हें पीछे की तरफ धकेल रहा है। ये दबाव सबको बराबर महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों की परवाह नहीं की और वो धीरे धीरे ऐसे ही करते करते 6ठी कोठरी तक पहुंच चुके थे। 6ठी कोठरी में पहुंचते ही सारे लोगों की तबीयत ऐसे खराब होने लगी जैसे उन पर कोई महामारी, बहुत भयानक महामारी का असर हो गया है। उनमें से 3 लोग तो तुरंत वहीं पर बेहोश हो गए। अब
सबकी ऐसी हालत देखकर प्रतीक ने यह तय किया कि आज हम आगे और अंदर जाने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। और प्रतीक ने बाकी लोगों की मदद से उन तीनों लोगों को उठाकर जैसे तैसे वो सब बाहर आ गए। बाहर ऐसे उन्हें आते हुए देखकर वो स्टाफ जो पहले से वहां बाहर कॉर्नर पे खड़ा था, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो उनके करीब आकर उनसे पूछने लगा, क्या हुआ सर? इन्हें कुछ हो गया है? ये जिंदा तो है ना? प्रतीक ने एक बार गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। और फिर प्रतीक उन तीनों बेहोश हुए आदमियों को लेकर एक कमरे में आया। थोड़ी देर बाद उन्हें होश तो आ चुका था, लेकिन उनकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे उनके पेट के अंदर कुछ है, जिसके वजह से उन्हें उल्टी का मन हो रहा था। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी के माध्यम से मानो कोई चीज बाहर आने को तिलमिला रही हो। और तुरंत ही उन तीनों को उल्टियां होना शुरू हो गई। वो उल्टियां अजीब से काले रंग की थी। ये देखकर प्रतीक को थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन प्रतीक इन सारी चीजों से पहले से वाकिफ था। इस वजह से प्रतीक को जो भी चीजें पता थीं, उसने वहां पर तुरंत वो चीजें की और थोड़ी ही देर में उन तीनों लोगों की हालत में सुधार आ गया। अब प्रतीक ने ये तय किया कि कल का दिन वो सब आराम करेंगे, लेकिन परसों वो सब पूरी तैयारी के साथ दिन के वक्त में उस कोठरी में फिर से एक बार घुसने की कोशिश जरूर करेंगे। और फिर इसी बात को तय करते हुए वो परसों के दिन का इंतजार करने लगे। और परसों के दिन वो सब दिन के वक्त ही वहां घुसने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये क्या, वो तो इस बार 8वीं कोठरी तक भी नहीं घुस पाए। ऐसा कैसे हो गया? प्रतीक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब प्रतीक ने वापस से उसी पुराने स्टाफ को अपने रूम में बुलवाया और बुलवाने के बाद उससे कहा, पुराने जो भी डॉक्टर्स थे उन्होंने भी कुछ भी जनरल या डायरीज मेंटेन तो की होगी ना? उस स्टाफ ने तुरंत ही हाँ में सर हिलाया। प्रतीक ने कहा, वो चीजें मुझे अभी के अभी अपने टेबल पर चाहिए। थोड़ी ही देर में प्रतीक के टेबल पर कुछ गट्ठर डॉक्यूमेंट्स के लाकर रख दिए गए। प्रतीक ने बारी बारी उन सबको निकाल कर पढ़ना शुरू किया और पढ़ते हुए धीरे धीरे प्रतीक को ये बात पता चली कि वहाँ ज़्यादातर जितने डॉक्टर्स, जितने भी स्टाफ थे, सबको एक ही चीज़ महसूस हुआ करती थी। उसी में से प्रतीक को एक सबसे सीनियर डॉक्टर की एक डायरी मिली। वो तब के डॉक्टर थे जब ये हॉस्पिटल दोबारा से बिल्कुल शुरुआती वक्त में शुरू किया गया था। और वो डॉक्टर काफ़ी बड़े और नामचीन डॉक्टर थे। उनका नाम पढ़ते ही प्रतीक को तुरंत पता चल गया कि ये किसकी डायरी है। उसने तुरंत ही उस डायरी को शुरू कर दिया और प्रतीक जैसे जैसे उस डायरी को पढ़ता जा रहा था, प्रतीक को ये पता चल रहा था कि उसने अभी तक यहाँ पर कई चीज़ें तो देखी ही नहीं हैं। और उस डायरी में ये लिखा हुआ था कि मैं जब यहाँ पर शुरू में अपॉइंट हुआ था, तब मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल की जिम्मेदारी मुझे पहली बार मिली थी। मैंने ये नौकरी काफ़ी खुशी खुशी ज्वाइन की थी, लेकिन ज्वाइन करने के कुछ ही समय बाद मुझे ये चीज़ें देखने मिल रही थीं कि यहाँ के जो भी पागल थे, उनका इतना अच्छा इलाज, इतनी अच्छी देखभाल होने के बावजूद भी वो सब बचते नहीं थे, बल्कि उनकी हालत बद से बदतर होती जाती थी और धीरे धीरे करके उनकी मौत हो जाती थी। उनकी लाशें जिस हालत में मिला करती थीं, वो मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। उनकी हालत
बिल्कुल ऐसी होती थी जैसे उनके ऊपर किसी ने कोई भयानक एक्सपेरिमेंट किया हो या फिर ऑपरेशन करके उसके अंगों को पूरी तरह से बर्बाद करके निचोड़ कर काट पीट कर फेंक दिया हो। और ऐसी हालत उन लोगों की कैसे होती थी, ये पता करने के लिए मैंने एक बार ऐसा सोचा कि मैं इन लोगों पर रात को नज़र रखूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की लाशें हमेशा सुबह ही ऐसी हालत में मिला करती थी। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो भी है रात में ही इन सारे पेशेंट्स को इस तरीके से मारा करता है। और एक रात जब मैंने पूरे हॉस्पिटल में चेक करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि एक खास वक्त है जिस वक्त पर पागल खाने के सारे पागल एक साथ चिल्लाने लगते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं और उनका चीखना चिल्लाना एक लिमिटेड टाइम तक ही बहुत ज़्यादा रहता है। और ये चीज़ें समझने के बाद मैंने लगातार 2 रातें इस चीज़ को अच्छी तरह से जानने समझने के लिए कोशिश की। दूसरी रात मैंने उसी टाइम पर दौरा, मतलब जाकर पेशेंट्स को चेक करने का टाइम तय कर लिया। ये शायद मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और उस डॉक्टर ने उस डायरी में आगे लिखा था कि जब मैं उस वक्त पर वहाँ कैदियों को चेक करने के लिए गया, तब मैंने देखा कि वहाँ कैदियों के कमरे में कुछ काले कलर का साया घुस रहा है और उसी के बाद कैदियों का चीखना चिल्लाना बढ़ता जा रहा था। और ये साया बारी बारी करके सारे कैदियों के कमरे में जाता और जैसे जैसे वो कैदियों के कमरे में आगे 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 बढ़ता जाता था, वैसे वैसे सारे कैदियों की अजीब अजीब हरकतें, अजीब भयानक चीखें पूरे अस्पताल में गूंज जाती थी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरा दिल दहल चुका था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे जाकर कुछ और चेक करूं। और इसी के बाद उस डायरी में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। और इतना पढ़ने के बाद उसमें आगे के पन्ने ना होने की वजह से प्रतीक ने तुरंत उसी पुराने स्टाफ को वहाँ पर बुलाया जिसके थ्रू उसने ये सारे जर्नल्स मंगवाए थे। और प्रतीक ने उससे ये पूछा कि ये डॉक्टर अभी कहाँ है, क्योंकि प्रतीक को ये बात पता थी कि वो डॉक्टर अभी भी जिंदा है। और उस स्टाफ ने यही बताया कि उन्होंने कुछ ही समय के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया था और वही पहले डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले ट्रांसफ़र की अर्ज़ी दी थी, इसलिए उनकी ये अर्ज़ी मंजूर भी हो गई थी। और उनके बारे में जितनी बातें उस स्टाफ को पता थी, उसने प्रतीक को सब कुछ बता दिया। अब प्रतीक ने ये तय किया कि वो जाकर खुद पर्सनली उनसे मिलेगा और बाकी की बातें पता करेगा, क्योंकि उस डायरी के माध्यम से ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो प्रतीक ये बात अच्छे से जानता था कि सबसे पहले अगर उन्होंने ही इन चीज़ों को देखा और महसूस किया है तो उन्हें इस बारे में काफ़ी जानकारी होगी। और प्रतीक अगले ही दिन उनसे मिलने के लिए निकल गया। प्रतीक जब उनके पास पहुंचा, तब प्रतीक को उनका इंतज़ार करने के लिए बैठा दिया गया। प्रतीक के थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो डॉक्टर वहाँ पर आए और उन्होंने प्रतीक से नॉर्मली पहले बात करना शुरू किया। प्रतीक ने भी पहले नॉर्मल बातें ही की, ये जानने के लिए कि वो कितना नॉर्मल है और वो उनसे इस बारे में बात कर सकता है या नहीं। लेकिन प्रतीक को बात करने पर ऐसा लगा कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और प्रतीक ने तुरंत ही अपने बारे में और उस पागल खाने के बारे में सारी बातें उनको बता दी। और उस पागल खाने का नाम सुनते ही वो डॉक्टर डर कर कुछ कदम पीछे हट गए
और उन्होंने तुरंत ही कहा, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। और उनको इस तरह से घबराते हुए देखकर प्रतीक भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर प्रतीक ने जैसे तैसे उन्हें नॉर्मल किया और फिर उन पर जोर डालकर उस जगह के बारे में पूछने लगा। प्रतीक ने उनके द्वारा वो लिखी गई डायरी के बारे में सब कुछ उन्हें बताया और फिर कहा, सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे आगे के बारे में जानना ही है कि वहाँ क्या हुआ है, ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। आप तो जानते हैं हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम डरना घबराना ये सब नहीं है, हम यहाँ सबकी मदद के लिए हैं। अगर हम ही डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो हमारे अलावा कौन इनकी मदद कर सकता है। लेकिन प्रतीक की सारी बातें फेल हो चुकी थीं। उनका घबराना, उनका डरना, डर से कांपना और ज़्यादा बढ़ चुका था। प्रतीक ने उनकी ऐसी हालत देखने के बावजूद भी उन पर जोर डालना बंद नहीं किया और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे, बंद करो, इस बारे में मुझे बात नहीं करनी, चुप हो जाओ, और अगर तुम्हें इसी बारे में बात करनी है तो यहाँ से चले जाओ। उस डॉक्टर ने हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया और बार बार प्रतीक को समझाने की कोशिश की कि तुम नहीं जानते कि मैंने वहाँ क्या देखा, क्या महसूस किया। अगर मैं सही वक्त पर वहाँ से नहीं निकला होता तो शायद मैं भी उसी पागल खाने में भर्ती हो गया होता या फिर मैं बाकियों की तरह मर गया होता। और इतना सुनने के बाद भी प्रतीक को तो चीज़ें जाननी थीं, इसलिए प्रतीक बार बार लगातार उनसे ये बातें दोहराकर पूछ ही रहा था। वो डॉक्टर वहीं खड़े होकर डर से कांप रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र एक सामने के दीवार पर पड़ी और उसको देखते देखते उन्होंने तुरंत कुछ बुदबुदाना शुरू किया, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बताऊँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और फिर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई वो शायद ऑपरेशन की एक छोटी सी नाइफ जैसी कोई चीज़ थी, जिससे उन्होंने एक झटके में प्रतीक के देखते देखते उसके आँखों के सामने ही खुद का गला खुद से काट लिया और ज़मीन पर तड़प तड़प कर मर गए। ये देखकर बहुत बड़े सदमे में आ चुका था, लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका था। प्रतीक भी अब कुछ नहीं कर सकता था। प्रतीक चुपचाप वहाँ से वापस आ गया, लेकिन वापस आने के बाद प्रतीक ने अपने बाकी स्टाफ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और प्रतीक ने ये तय किया कि इस बात की गहराई तक वो खुद ही जाएगा। और फिर प्रतीक ने एक फैसला लिया। उसने कहा, और कुछ नहीं तो हम यहाँ पर कैमरास तो लगवा ही सकते हैं। सब लोग इस बात पर राज़ी हो गए। अगले ही दिन पूरे हॉस्पिटल में कैमरा इंस्टॉल करवाए गए और आखिरकार वो 8 कोठरियाँ ही बची हुई थीं जहाँ पर कैमरे को इंस्टॉल करवाना बाकी था। और प्रतीक ने उनसे ये कहा कि आपको इस कोठरी में जाकर पहले कैमरे को इंस्टॉल करने की कोशिश करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो कम से कम आपको बाहरी जगह पर ऐसे कैमरा लगाना है कि इस कोठरी के तरफ उसका मुंह हो, या फिर हम चाहें तो उसे मूव करके कोठरी के एंट्रेंस को देख सकें। और उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पहले की ही तरह कोई भी उन कोठरियों के अंदर नहीं जा पाया। आखिरकार उन्होंने बाहर कैमरेज लगा दिए और आज रात प्रतीक और उसके टीम के 2 और लोग वहाँ कैमरे वाले रूम में बैठकर सारी चीज़ें कैमरे पर देख रहे थे। थोड़ी ही देर में, जैसा कि उस जनरल में लिखा हुआ था, वो टाइम स्टार्ट हो गया और उनके देखते ही देखते धीरे धीरे करके वो काले साए उन कमरों में, जिन कमरों में पागल लोगों को रखा गया था, घुसने लगे। और उनके घुसते के साथ ही कमरों से भयानक चीखने चिल्लाने की बहुत तेज तेज आवाज़ें आने लगीं। लेकिन प्रतीक ने ये भी देखा
कि ये सिर्फ कोई एक काला साया नहीं है। हर एक कमरे में एक एक काला साया बारी बारी करके घुस रहा है और उसके घुसते ही सारे पागल अजीब तरीके से चीखना, चिल्लाना, बिहेव करना शुरू कर रहे हैं। अब ये बात तो साफ हो चुकी थी कि उस जनरल में जो भी बातें लिखी थीं वो बिल्कुल सच थीं। लेकिन अब प्रतीक को उन 8 कोठरियां और उस अंधेरे हिस्से के बारे में और बातें जाननी थीं। प्रतीक ने तुरंत ही कैमरे का मुंह उन कोठरियों की तरफ घुमाने को कहा और जैसे ही ऐसा किया गया, प्रतीक और उसके पूरे के पूरे टीम को ऐसी चीज़ें दिखीं जिसको देखकर वो दोनों लोग और प्रतीक दोनों डरकर अपने चेयर से नीचे गिर गए। उनके सामने 8 जोड़ी लाल लाल आंखें उस कोठरी वाले हिस्से में चमक रही थीं और अचानक उसमें से एक जोड़ी आंखें बहुत तेजी से आकर उस कैमरे के पास आ गईं, ऐसे जैसे मानो वो कैमरे के अंदर से घुसते हुए उनके ऊपर ही हमला करने वाला है। अब आगे क्या हुआ हम जानेंगे कल के नए भाग में। ये कहानी मैं 2 हिस्सों में सुनाने वाली हूँ क्योंकि ये कहानी और इससे जुड़ी बातें इतनी ज़्यादा हैं जिसको मैं शायद आपको 2 हिस्सों में भी पूरा नहीं सुना सकती। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको 2 पार्ट में करके ये पूरी कहानी बता दूँ या फिर सच्ची कहानी बता दूँ। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपकी ऐसी कोई कहानी, आपकी ऐसी कोई सच्ची बात हो जिस पर और कोई भरोसा नहीं करता, तो मैं आपकी दोस्त, आपकी स्नेहा, आपके उन बातों पर भरोसा करके हम सबके साथ शेयर करूँगी। आप वो अपनी कहानी, अपनी सच्चाई मुझे भेज सकते हैं नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी या फिर ईमेल आईडी पर। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। आप सबसे दोबारा मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।